आइए चलें हिंदी साहित्य के संसार में और सुने कहानी। आज की कहानी का नाम है समय नहीं जवाब मैं दूंगी। लिखा है लोकप्रिय हिंदी लेखिका नीरजा हेमेंद्र जी ने। तो प्रस्तुत है कहानी मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। कार्यालय में आज मेरा प्रथम दिन था। मैं कुछ नर्वस थी। जब घर से कार्यालय के लिए निकली थी तो आत्मविश्वास से युक्त थी। मेरे उत्साहवर्धन के लिए मम्मी ने भी अनेक बातें समझाई थीं। ये भी कहा था कि आज पहला दिन है, घबराना बिल्कुल नहीं बेटा, धीरे धीरे काम सीख जाओगी, कार्यालय के वातावरण से भी सामंजस्य बैठा लोगी। मैंने अपनी नर्वसनेस को परे ढकेलते हुए मन में आत्मविश्वास भरकर कार्यालय में अपनी ज्वाइनिंग दी। पहले दिन तो मैं किसी का नाम ठीक से नहीं जान पाई। दिन व्यतीत होते गए और शीघ्र ही नाम व चेहरे से सबको पहचानने लगी। काम भी सीखने लगी, बहुत कुछ सीख भी लिया था। दिन व्यतीत होते जा रहे थे। कार्यालय में मैंने सामंजस्य बिठा लिया था। मेरी नियुक्ति सीनियर क्लर्क के पद पर हुई थी। नौकरी अच्छी लग रही थी। काम तो था किंतु चिंता रहित था। साथ काम करने वाले कुछ सहयोगियों से मेरी अच्छी मित्रता हो गई थी। माला से घनिष्ठता अधिक हो गई थी। माला लगभग मेरी ही उम्र की थी किंतु नौकरी में मुझसे 2 वर्ष वरिष्ठ। मैं माला के साथ लंच करती, फिर अपने अपने टेबल पर हम चले जाते। काम में कोई कठिनाई आती तो मैं माला से पूछ लेती। किसी अन्य से पूछने में संकोच का अनुभव होता। मैं माला से निसंकोच होकर अपने परिवार की बातें साझा करती, जैसे कि मेरे परिवार में कौन कौन है, पापा क्या करते हैं, हम कितने भाई बहन हैं, मेरी बहन है जो मुझसे छोटी है, वो पढ़ रही है, वो भी मेरे जैसा स्वावलंबी बनना चाहती है, आदि आदि। अनेक बातें मैं माला से बता चुकी थी। माला भी अपने परिवार के बारे में मुझसे बातें करती। उसके परिवार में उसकी मम्मी और एक बड़ी बहन है, पापा नहीं हैं। बहन अविवाहित हैं और कपड़ों के किसी शोरूम में काम करती हैं। ये भी कि उसका परिवार बहुत संघर्षों में जी रहा है। मैं माला की पारिवारिक स्थिति व उसकी व्यवस्था को समझती थी। हम अपनी भावनाओं को एक दूसरे से साझा करते ही थे। कभी कभी बिना कुछ बताए भी एक दूसरे की मन की बात समझ लेते थे। बस यही कुछ कारण थे कि अन्य सहकर्मियों की अपेक्षा माला मुझसे अधिक घुल मिल गई थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता जा रहा था। मुझे स्मरण है, मैंने अपनी पहली सैलरी पाने की खुशी सबसे पहले कार्यालय में माला के साथ साझा की थी, तत्पश्चात घर जाकर अपने परिवार में। अब तो वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। समय 2 वर्ष और आगे बढ़ चुका है। जीवन में कुछ खुशियों के पल की आवश्यकता है नैना। नीरसता बढ़ती जा रही है। एक दिन लंच के समय माला ने मुझसे कहा, तो कोई अफेयर करो और फिर विवाह करके घर बसाओ। कहकर मैं हंस पड़ी। तुम चाहे जितना हंस लो, किंतु मेरी इच्छा कुछ ऐसी ही है, माला ने कहा। तो रोका किसने है? पढ़ी लिखी हो, आत्मनिर्भर हो, उम्र भी ये सब करने की ओर अग्रसर है, सबसे बढ़कर आकर्षक हो, तो तुम किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? ये सब भी जीवन में आवश्यक है, मैंने माला से कहा। तुम्हें ज्ञात है ना कि मेरी बड़ी दीदी का विवाह नहीं हुआ है। विवाह की उम्र हो चुकी है। उसमें पहली बात तो ये है कि रिश्ते कठिनाई से मिलते हैं। जो भी एक आध मिलते हैं और लड़के वाले दीदी को देखने आते हैं तो वे मुझसे विवाह करने में रुचि दिखाते हैं, जबकि दीदी मुझसे अधिक आकर्षक हैं। जानती हो नैना, इसका क्या कारण है? इसका कारण मात्र पैसा है। मुझे पता है, पैसे के लिए लड़के मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दीदी की नौकरी स्थायी नहीं है, प्राइवेट नौकरी छूट जाने की आशंका बनी रहती है, पैसे भी कम मिलते हैं। यही कारण है दीदी के विवाह में विलंब होने का, माला ने कहा। मैं अपने विवाह के लिए नहीं, दीदी के विवाह के लिए चिंतित हूँ। यही खुशियों के पल जीवन में चाहती हूँ, माला ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। माला के परिवार की ये समस्या तो सचमुच चिंतनीय थी। माला की माँ ने अकेले 2 बेटियों का समुचित पालन पोषण कर पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया था। अब वे आत्मनिर्भर हैं तो भी समाज की कुरीतियों की दृष्टि उनकी योग्यता पर नहीं, बल्कि उन बेटियों द्वारा मिलने वाले लाभ पर है। उन्हीं कुरीतियों पर एक हंसता खेलता संघर्षशील परिवार चैन की निद्रा नहीं सो पा रहा है। क्यों ना ऐसा करूं कि जिस दिन दीदी को देखने के लिए कोई लड़के वाले आएं तो मैं घर में ही छुप जाऊं, सामने ही ना आऊं।
मम्मी बता दे कि छोटी बेटी मामा के घर गई है, या कोई भी बहाना बना दे, या एक ही बेटी है कह दें। एक दिन कार्यालय छूटने के बाद घर आते समय माला मुझसे कह बैठी। माला की ये बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। एक ही बेटी है, ये कैसे तुम्हारी मम्मी कह सकती हैं? कल को लड़के वाले तुम्हें देखेंगे तो सोचेंगे कि ना जाने क्या बात थी जो एक और लड़की होने की बात छुपाई। मैंने माला से कहा, तुम्हारी बात तो सच है। इससे तो दीदी का वैवाहिक जीवन भी संदेह के साए में गुजरेगा। माला ने मेरी बात का समर्थन करते हुए कहा। इसी प्रकार घर परिवार की चिंताओं के साथ मैं और माला अपने भविष्य के भी सपने देख रहे थे कि एक दिन माला ने बताया कि उसकी बहन का विवाह तय हो गया है। लड़का दीदी के साथ उन्हीं की कंपनी में काम करता है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लड़के का परिवार भी उन्हीं लोगों की भांति मध्यम वर्गीय है। ये तो खुशी की बात है माला। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये प्रेम विवाह भी है और इसमें घर वालों की भी सहमति है। मैंने माला से कहा। हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि लड़के का परिवार छोटा है। उसके माता पिता भी सादगी के साथ विवाह करना चाहते हैं। मेरी मम्मी भी ऐसा ही चाहती थी, माला ने कहा। सबसे बढ़कर अच्छा ये है कि इसमें तुम्हारी डिमांड नहीं है। बातों में थोड़ा हास्य भरते हुए मैंने कहा। वो लड़का दीदी को पसंद करता है तो मेरा प्रश्न कहाँ है? मेरी बात का उत्तर माला ने भी हंसते हुए कहा। शीघ्र ही माला की बहन की विवाह की तिथि तय हो गई। माला के छोटे से घर की छत पर विवाह की व्यवस्था थी। कुछ सगे रिश्तेदार और इक्के दुक्के पड़ोस के लोग तथा माला के कार्यालय के लोग आमंत्रित थे। विवाह का माहौल हंसी खुशी भरा सकारात्मक था। हमने माला की बहन और उसके परिवार के साथ विवाह के रस्म के अवसर पर खूब तस्वीरें खिंचवाईं। डिनर करके जो भी थोड़े बहुत मेहमान थे वे चले गए। विवाह की रस्म शेष थी, जिसके लिए मैं और माला के एक रिश्तेदार की फैमिली रुक गई थी। विवाह की रस्में पूरी होते होते आधी रात से अधिक बीत गया। भोर होते होते माला की बहन की विदाई हो गई। माला के अश्रु भरे गीले नेत्रों को अपनी हथेलियों से सुखाकर उसकी उदासी को समझाकर मैं घर चली आई। 2 दिनों के अवकाश के पश्चात माला कार्यालय आई। कार्यालय आते ही माला मुझसे मिली। थोड़ी बहुत बातें करने के पश्चात अपनी सीट पर चली गई। वो भी काम में व्यस्त हो गई और मैं भी। लंच में हम दोनों मिले। बहन का फ़ोन आया, ठीक है वो? मैंने माला से पूछा। हाँ ठीक है। बहन बता रही थी कि उसकी कंपनी वाले पति पत्नी को एक ही ब्रांच में नहीं रखेंगे। अगले माह से माला की बहन को या उसके पति को इसी शहर के दूसरे ब्रांच में कर देंगे, माला ने बताया। चलो ये भी ठीक है। पति पत्नी एक ही पास रहेंगे तो नीरसता हो जाएगी। दूर रहेंगे तो एक दूसरे से मिलने की इच्छा बलवती बनी रहेगी। माला की बात सुनकर मैं चुप थी। माला ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। कुछ समय बाद पता चला कि माला की बहन का स्थानांतरण दूसरे ब्रांच में हो गया। उन लोगों ने अपना अलग किराए का घर लेकर अपनी गृहस्थी बसा ली है। समय व्यतीत होता जा रहा है। इसी बीच मेरे कार्यालय में पराग नाम का एक लड़का दूसरी ब्रांच से स्थानांतरण होकर आया। उससे पूर्व भी कई पुरुष आए थे और स्थानांतरण के पश्चात दूसरी ब्रांच में चले गए, किंतु पराग उन सबसे अलग था। पराग सभी से हंसी मजाक के लहजे में बात करता। वो इतने खुले स्वभाव का था कि पुरुष तो पुरुष, कार्यालय की स्त्रियों से भी खुले शब्दों में बेहिचक बात करता। उसकी बातें कभी कभी अश्लीलता को पार कर जाती। कुछ महिलाओं को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती थीं। वे चुप होकर अपना काम करने लगती थीं। पीठ पीछे वो कानाफूसी करती कि पराग बहुत मुंहफट है, किंतु मुखर विरोध कोई नहीं करता। हाँ देखो तो, आज मेरे कार्यालय में घुसते ही कह रहा था कि मेरा सूट बहुत सूट कर रहा है मुझ पर, लेगिंग मुझ पर बहुत जचती है, एक महिला ने कहा। तो इसमें बुरा क्यों मान रही हो? तुम्हें तो खूब अच्छा लगा होगा सुनकर, दूसरी महिला ने ईर्ष्या की भावना से कहा। पराग को देखकर और उसकी बातें सुनकर मुझे प्रतीत होता कि उसकी रुचि स्त्रियों में अधिक है। विशेषकर थोड़ी आकर्षक स्त्री हो तो वो उससे कुछ अधिक मित्रता बढ़ाने की कोशिश करता। एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो कुछ दिलफेंक टाइप का पुरुष था। पहले मुझसे भी बातें करने का प्रयास करता था। वस्त्र खूब जच रहा है आज, तो खूबसूरत लग रही हैं आज, क्या बात है, आदि आदि। मैं उसकी किसी बात पर ध्यान न देती, न कोई प्रतिक्रिया देती। वो समझ गया कि मैं उसकी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मैं समझ गई थी कि ये सब स्त्रियों को फंसाने की उसकी स्टाइल है।
शनय शनय कार्यालय में सबको ये बात पता चल गई कि वो अच्छे घर का अर्थात पैसे वाले घर का लड़का है। नौकरी की सैलरी तो वो अपने ऊपर खर्च करता है। स्त्रियों को लेकर होटलों में जाना, उन पर पैसे खर्च करना आदि करता है। स्त्रियों को आकर्षित करने के लिए वो महंगे वस्त्र, फैशनेबल सनग्लासेस, जूते आदि पहनता है। यदि कोई स्त्री किसी काम से उसकी मेज पर जाती तो द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग कर भद्दे मजाक कर डालता। मेरे साथ वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं पहले ही उसका स्वभाव समझ गई थी। जब उसने पहली बार मेरे साथ किसी द्व्यर्थी शब्द का प्रयोग किया था, उसी समय मैंने उससे कह दिया कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये कुछ पेपर हैं जिन्हें तुम्हें रिसीव करना है, करो, मुझे और भी काम है। उस दिन के बाद उसने मेरे साथ मात्र कार्यालय के कार्यों की बातों के अतिरिक्त अन्य कोई बात नहीं की। माला आजकल खूब खुश रहती। मैं उसकी इस खुशी का कारण समझ रही थी। वो कारण ये था कि उसकी बहन की गृहस्थी बस गई थी, किंतु माला की खुशी का यही एक कारण नहीं था। दूसरा कारण तो मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि माला और पराग की मित्रता से आगे बढ़ चुकी है। माला पराग से प्रेम करने लगी है। क्या? ये क्या कह रही हो माला तुम? माला की बात सुनकर मुझे झटका सा लगा। तुमसे पराग ने भी ये बात कही है? मुझे माला की इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ नैना, वो मुझसे विवाह करना चाहता है। वो बार बार मुझसे विवाह की इच्छा प्रकट करता है। कहते हुए माला के चेहरे पर खुशी स्पष्ट दिख रही थी। माला, ये सब कब हो गया? तुम कार्यालय का अधिकांश खाली समय मेरे साथ व्यतीत करती हो। तुम्हारे कदम कैसे और कब पराग की ओर बढ़ गए? मेरी बात सुनकर माला मुस्कुरा कर रह गई, कोई उत्तर नहीं दिया। तुम तो जानती हो माला कि पराग दिलफेक पुरुष है। वो कार्यालय की महिलाओं के साथ फ्लर्ट करने का प्रयास करता ही है। अवसर मिलने पर अश्लील बातें भी करने से बाज नहीं आता है। ये सब कुछ तो तुम्हें ज्ञात है, फिर भी तुम उसके साथ प्रेम कर बैठी। किसी के साथ हास परिहास कर लेना और प्रेम करना दोनों अलग बातें हैं। पराग मुझसे प्रेम करता है। वो हास परिहास नहीं, बल्कि उससे अलग चीज़ है। मेरी बात पूरी होने से पूर्व ही माला ने अपनी बात कह दी। मैं माला का चेहरा देखती रह गई। आत्मविश्वास और खुशी से दीप्त हो रहा था उसका चेहरा। अच्छा, अब मैं अपने टेबल पर जा रही हूँ। थोड़े काम शेष हैं, उन्हें ख़त्म कर लूँ, फिर मिलते हैं, कहकर माला चली गई। पराग को परखने में क्या मैं गलत हूँ? माला यही सोच रही है। हो सकता है मैं ही गलत हूँ। अपनी गलती मानकर मैं भी काम में लग गई। समय आगे बढ़ता रहा। शीत की ऋतु व्यतीत होने वाली थी। फरवरी माह ने वसंत के आने की सूचना दे दी थी। मनोरम मौसम सृष्टि पर सृजित प्रत्येक चीज़ को अपने साथ मनोरम बना देता है। कुछ ऐसा ही संकेत मौसम दे रहा था कि एक दिन माला कार्यालय में मेरे पास आई। नैना, आने वाली 15 तारीख यानी बुधवार को तुम्हें अवकाश लेना पड़ेगा। उस दिन मैं और पराग कोर्ट मैरिज करेंगे। मेरे मम्मी पापा, बहन और पराग के 2 मित्र रहेंगे। हो जाएगा, बताते हुए माला बड़ी प्रसन्न दिख रही थी। ठीक है, मैं सबसे पहले पहुंच जाऊंगी। हाँ, पराग के मम्मी पापा के बारे में तुमने कुछ नहीं बताया। वो भी बहू को आशीर्वाद देने आएंगे ना? अपने मन में उठती हुई जिज्ञासा का समाधान मैंने चाहा। अपने घर वालों की बातें पराग जाने। मैं अपने घर वालों को बता चुकी हूँ। मेरे घर वाले मेरे साथ आ रहे हैं, माला ने कहा। माला की बातें सुनकर मैं चुप हो गई। यद्यपि मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि पराग ने अपने विवाह के बारे में अपने घर वालों को बताया है या नहीं, किंतु बार बार मैं माला के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, अतः चुप रहना ही सही निर्णय लगा। मेरी और माला की कार्यालय की दिनचर्या और मित्रता यथावत चलती रही। हाँ, वो खाली समय में कभी कभी पराग से बातें करती दिख जाती। उस समय माला के चेहरे पर शर्म और खुशी के मिले जुले भाव रहते। देखते देखते वो दिन भी आ गया जब मुझे एक दिन का अवकाश लेकर कोर्ट में जाना था, जहाँ माला का विवाह होना था। मैं गई, माला की बहन और मम्मी पापा आ गए थे। माला प्रतिदिन से कुछ अलग हैवी वर्क की साड़ी और हल्के गहने पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी। पराग अभी नहीं आया था। वो भी सज धज रहा होगा। आखिर उसके लिए भी तो एक खुशी का ऐसा अवसर था जो बार बार नहीं आने वाला था, तो क्यों ना वो भी सज धज कर आए। हम सब कोर्ट के बरामदे में खड़े पराग की प्रतीक्षा कर रहे थे। आओ बेटा, वहाँ सामने कैंटीन में बैठकर उसकी प्रतीक्षा कर लेते हैं और कुछ खा पी भी लेते हैं। पराग की प्रतीक्षा करते करते 15-20 मिनट हो गए तो माला के पापा ने कहा, ठीक है पापा, चलिए वहीं बैठते हैं।
माला की बहन ने उनकी बातों का समर्थन करते हुए कहा। हम सब कोर्ट परिसर में बने एक कैंटीन में बैठकर पराग के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच माला के पापा ने हम सब के लिए कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स ऑर्डर कर दिया। उधर माला कैंटीन के बरामदे में जाकर किसी से फ़ोन पर बातें करने लगी। मैंने देखा और समझ गई कि इस समय पराग से ही बातें कर रही होगी। कुछ देर बातें कर माला हम लोगों के पास आ गई। उसके चेहरे पर वही खुशी थी जो पराग के साथ होने पर होती है। आ रहे हैं, पराग ने कहा कि घर वाले तैयार होने में समय ले रहे हैं। माला बोली। मैंने महसूस किया कि माला की बात सुनकर सब लोगों के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव आ गया था। हम सब इत्मीनान से बैठकर कोल्ड ड्रिंक का आनंद ले रहे थे। समय बीतता चला जा रहा था। माला पुनः उठकर बरामदे में गई और फ़ोन पर बात करने लगी। उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। सुबह से व्यस्त होगा, चार्जिंग पर लगाया ना होगा। कार्यालय के उसके मित्र को फ़ोन किया तो उसने कहा कि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। फ़ोन जब स्विच ऑफ है तो फिर उससे भी बात ना होगी, कहकर माला निराश होकर बैठ गई। वहाँ बैठे सभी लोग खामोश थे। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या कहें। अभी मोबाइल चार्ज करेगा तब बात हो पाएगी, हो सकता है तब तक आ ही जाए। माला के स्वर में आत्मविश्वास तो था, किंतु मैंने अनुमान लगा लिया कि वो कुछ घबरा भी रही थी। समय बीतता गया। 2 घंटे हो गए, पराग नहीं आया। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। माला परेशान थी। क्या करें बेटी, बताओ, उसके घर चलें? माला को परेशान देख उसके पापा ने कहा। नहीं पापा, उसके घर चलकर उसे पकड़कर यहाँ लाकर मैं उसका क्या करूँगी? माला ने कहा। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें? माला की बहन ने माला से पूछा। नहीं, अब चलते हैं, कहकर माला मेरे पास आकर फूट फूट कर रोने लगी। रो क्यों रही हो? उसके जैसे हजारों मिलेंगे। आत्मनिर्भर हो, समझदार हो। ऐसी घटनाएं रोने के लिए नहीं, दुनिया को समझने और ऐसे लोगों से पुनः धोखा न खाने के लिए होती हैं। और हाँ, दुगने जोश और खुशी के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी होती हैं। मैंने माला के अश्रु पोंछते हुए उससे कहा। मेरी बात से उसके पापा ने भी सहमति जताई। मेरी बात पर वो बार बार मेरा आभार व्यक्त करते रहे। हम वहाँ से चले आए। सड़क पर आकर मैं अपने घर के लिए ऑटो करने लगी। बेटा, कार्यालय में भी इसका ध्यान रखना, समझाती रहना। मेरे ऑटो के पास आकर माला के पापा ने मुझसे कहा। ठीक है अंकल, साथ में हैं तो माला कोई समस्या मुझे बताएगी तो मैं उसका सहयोग अवश्य करूँगी, आप बेफिक्र रहिए, कहकर मैं ऑटो से घर आ गई। अगले दिन मैं कार्यालय गई। मेरे कहने पर माला भी आई। थोड़ा उदास, थोड़ी उलझी हुई। पराग की चर्चा ना मैंने की ना उसने। सबसे बड़ी बात, पराग कार्यालय आया भी नहीं था। कार्यालय में किसी को बताया तो नहीं था कि कल तुम लोग ब्याह करने वाले थे? माला मेरे पास आकर बैठी थी तो मैंने पूछा। नहीं, तुम्हारे अतिरिक्त किसी को नहीं। विवाह के पश्चात सरप्राइज़ पार्टी करने का कार्यक्रम बनाया था, बस उस नामर्द को तो समय जवाब देगा, कहकर माला रुआसी हो गई। रो रही हो बेवकूफ़, ये तो अच्छा हुआ कि तुम बच गई। ऐसे पुरुष से विवाह करके तुम नरक का जीवन जीने से बच गई। नेत्रों पर लटकाए अश्रु की बूंदों को पोंछो और बोलो कि अब वो तुम्हारे सामने आकर प्रेम प्रस्ताव पेश कर पुनः बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे तो 2 जूते खींच कर मारोगी। अब मुस्कुराओ, मैंने माला से कहा। अपने अश्रु पोंछते हुए माला ने फीकी सी हंसी हंस दी। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे सार्वजनिक स्थान पर वो निर्वस्त्र कर दी गई हो। चल रही हूँ, मेज पर फाइलें रखी हैं, काम है, कहकर अपने चेहरे पर पीड़ा लिए माला मेरे पास से चली गई। मैं माला को जाते हुए देखती रही और सोचने लगी कि माला पराग जैसे धोखेबाज गलीज पुरुष से इतना प्रेम करने लगी थी कि उसके चेहरे से उदासी हटने का नाम नहीं ले रही है। बेवकूफ़ कहीं की। मैं बुदबुदा पड़ी। कार्यालय छूटने के पश्चात मैं और माला घर के लिए निकले। कल मेरे साथ नर्सिंग होम चलना है, अवकाश ले सकोगी? माला ने पुनः रुआसे होते हुए कहा। माला की बात सुनकर मैं उसके बिना बताए ही सब कुछ समझ गई और सन्न रह गई। तो ठीक है, चलूँगी माला, किंतु लंच के बाद। मुझे कार्यालय में थोड़ा काम है, तुम फ़ोन से बता देना, मैं वहीं चली आऊँगी, मैंने कहा। मैं भी सुबह कार्यालय आ जाऊँगी। आधे दिन का अवकाश लेकर तुम्हारे साथ यहीं से चलूँगी। हो सकता है कि अगले दिन मुझे एक और अवकाश लेना पड़े, माला ने कहा। वो तो लेना ही पड़ेगा, मैंने माला से कहा। अगले दिन मैं और माला समय पर कार्यालय आ गए। पराग भी कार्यालय आया। उसने माला की ओर देखा तक नहीं। वो ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे माला को पहचानता ही नहीं है।
थोड़ी देर पश्चात कार्यालय का पियून एक फ़ाइल लेकर मेरे पास आया। मुझे उस फाइल को पराग के पास ले जाकर उसकी द्वितीय प्रति से मिलान करना था जो पराग के पास थी। मैं पराग के पास गई, फाइल उसकी मेज पर रख दी। अभी अभी कार्यालय खुला था अतः हॉल में बैठे सभी कर्मचारी काम में व्यस्त थे। तुमने मेरे ब्लाउज में हाथ डाला? तेज स्वर में कहते हुए ने पराग को 4-6 थप्पड़ मारे। मेरी आवाज़ इतनी तेज थी कि बड़े साहब अपने कमरे से बाहर आ गए। मैं अपनी चप्पल निकालने लगी। साहब को देखा तो रुक गई। साहब इसने कहते हुए मैं रोने लगी। साहब किसी से भी पूछ लीजिए इसके बारे में, महिलाओं के साथ अश्लील बातें करना, खुलकर भद्दी हरकतें करना इसकी आदत है, कहकर मैं पुनः रोने लगी। रोइए नहीं, मेरे कक्ष में आइए, तुम भी आओ, पराग की ओर संकेत करते हुए साहब ने कहा। तुम्हारे बारे में कार्यालय में कई महिलाओं ने शिकायत की है, कुछ सोचते हुए साहब ने पराग से कहा। पराग चुप बैठा था, मैं भी चुप थी। साहब फाइलें पलटते रहे। कुछ देर पश्चात उन्होंने टाइपिस्ट को बुलाया और पराग का स्थानांतरण लेटर टाइप करके लाने को कहा। मैं तुम्हारा स्थानांतरण कर रहा हूँ, पराग की ओर मुखातिब होते हुए साहब ने कहा। सर वो तो बहुत दूर है, कहीं समीप? वहीं जगह खाली है और कहीं नहीं, साहब ने सख्ती से कहा। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जाना चाहती हूँ, घबराहट हो रही है, दवा लेते हुए मैं घर चली जाऊँगी, मुझे आधे दिन का अवकाश दे दीजिए, मैंने साहब से कहा। ठीक है जाइए, साहब ने संवेदना के साथ कहा। सर मेरे साथ माला को भी आधी छुट्टी दे देते तो कृपा होती, वो मुझे मेरे घर तक छोड़ देगी, मैंने अनुरोध करते हुए साहब से कहा। ठीक है, यदि वो आपके साथ जाने को तैयार हों तो आधे दिन के अवकाश की एप्लीकेशन देकर जा सकती हैं, सर ने कहा। माला और मैं कार्यालय से निकल ही रहे थे कि देखा पराग अपना स्थानांतरण पत्र लेकर ऑटो से चला जा रहा था। मैंने सोच लिया था माला कि इस जवाब समय नहीं मैं दूंगी। मेरी बात सुनकर माला मुस्कुरा पड़ी। माला मेरे साथ एक अच्छे नर्सिंग होम की ओर चल पड़ी, पराग की दी हुई गंदगी साफ करवाने। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी समय नहीं जवाब मैं दूंगी। छिछले चरित्र और मनोवृत्ति वाले पुरुषों से दूर रहने वाली एक साहसी लड़की की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल फिर। नमस्कार।